पूर्ववर्ती लेक्चर में हमने आपको अवलोकन के बारे में परिचर्चा करी थी और अवलोकन के जो प्रकार हैं उनके बारे में आपको बताया था। अवलोकन के प्रकारों में जैसे सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और सहभागी अवलोकन की क्या विशेषताएं हैं, क्या परिभाषाएं हैं और असहभागी अवलोकन की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, क्या दोष हैं। उसी कड़ी में आज हम आपको अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में परिचर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी अध्ययन में पूर्णतः सहभागी और पूर्णतः असहभागी अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए गुड़े एवं भट्ट दोनों के मध्यवर्गीय मार्ग के रूप में अर्ध सहभागी अवलोकन का सुझाव देते हैं, जिसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है। वे लिखते हैं, व्यक्ति को किसी एक सहभागी या असहभागी रूप को पूर्णतः अपनाने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों को साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूहिक दैनिक कार्यों में सहभागी बना रहता है। क्या होता है? अर्ध सहभागी अवलोकन में समूह में दैनिक कार्यों में तो सहभागी बना रहता है, लेकिन किसी विशेष उत्सव, घटना, क्रिया एवं समारोह के अवसर पर दूर बैठकर उनका अध्ययन करता है। इस विधि में सहभागी और असहभागी दोनों ही विधियों के लाभ प्राप्त होते हैं और दोनों के दोषों से बचाव भी होता है। इसी संदर्भ में विलियम वाइट ने भी लिखा है, हमारे समाज की जटिलता के कारण पूर्ण एकीकरण का दृष्टिकोण अव्यावहारिक रहता है। एक वर्ग के साथ एकीकरण से उसका संबंध अन्य वर्गों के साथ समाप्त हो जाता है। इसलिए अर्ध तटस्थ स्थिति बनाए रखना ही अधिक श्रेयस्कर होता है। जैसे सामाजिक उत्सवों में भाग लेना, गेंद फेंकना, खेलना, साथ साथ खाना पीना और फिर यह स्थिति बनाए रखना कि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य अनुसंधान है। इस अध्ययन विधि का उपयोग लीपले, लिंड एवं कई समाज वैज्ञानिकों ने भी किया है। जब हम किसी समूह के विशिष्ट व्यवहारों एवं सांस्कृतिक जीवन का अध्ययन करना चाहते हैं तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। लोकगीतों एवं लोक कथाओं, धार्मिक कर्मकांडों, उत्सवों, खेलकूद, जादुई क्रियाओं, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के अध्ययन के लिए यह एक उपयुक्त प्रविधि है। अब हम चर्चा करते हैं नियंत्रित अवलोकन के प्रकार। अब नियंत्रित अवलोकन दो प्रकार का होता है। पहला घटनाओं पर नियंत्रण और दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। पहला घटनाओं पर नियंत्रण है और दूसरा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रण करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक वैज्ञानिक जो सोशल साइंटिस्ट है वह भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। इसलिए इसे सामाजिक प्रयोग भी कहा जाता है। यद्यपि भौतिक विज्ञानों में इस तरह सामाजिक घटनाओं का प्रयोगशाला के अध्ययन सरल नहीं है। इस विधि द्वारा सामाजिक घटनाओं एवं परिस्थितियों पर नियंत्रण लागू किया जाता है और किसी विशेष परिवर्तन एवं उसके प्रभावों को ज्ञात किया जाता है। अब इसका आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज कार्यक्रम में से किसी एक ग्रामीण समुदाय पर पड़ने वाले प्रभावों को इस विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से थकान का अध्ययन, समय एवं गति का अध्ययन, उत्पादकता एवं बालकों के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। अब इसमें नियंत्रित अवलोकन का दूसरा प्रकार अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रण यानी नियंत्रित अवलोकन की दूसरी प्रविधि यह है कि जिसमें अवलोकनकर्ता घटना की बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है।
यानी घटनाओं पर नियंत्रण लागू नहीं करके अपने आप पे स्वयं पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अवलोकनकर्ता स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा एवं फिल्म आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इसी के संदर्भ में गुडे एवं हट ने लिखा है, सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन विषय पर नियंत्रण रख सकना तुलनात्मक दृष्टि से कठिन होता है। अतः अध्ययनकर्ता को कम से कम अपने व्यवहारों पर नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए। अब हमने दोनों प्रकारों की चर्चा कर दी आपके सामने, एक तो नियंत्रित अवलोकन, एक अनियंत्रित अवलोकन। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये भी हमें जान लेना आवश्यक होता है। नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप में देखा जाता है, उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं किया जाता है। दूसरा, नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह मुक्त एवं स्वाभाविक व्यवहार करता है। तीसरा है, नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है, नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टेप, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है, जो अनियंत्रित अवलोकन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के पक्षपात, विश्वास, विचारधारा एवं व्यक्तिगत झुकाव का अध्ययन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः वैज्ञानिक है, वो विश्वसनीय है और वस्तुनिष्ठ भी है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता के स्वयं के पक्षपात आने की संभावना रहती है और वह कम विश्वसनीय होता है। छठा जो अंतर है इनमें, नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता को एक सीमा में रहकर अध्ययन करना होता है, अतः ऐसा अध्ययन गहन एवं सूक्ष्म ना होकर सीमित होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन विस्तृत, गहन एवं सूक्ष्म होता है, वह गोपनीय तथ्यों को भी ज्ञात कर लेता है। सातवां जो अंतर है, नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन से संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है। अतः इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत है। आगे हम कहेंगे तो नियंत्रित अवलोकन में कृत्रिमता और बनावटीपन आ जाता है। नियंत्रित में क्या कृत्रिमता भी होती है, बनावटीपन आ जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनाई रहती है। अब हम एक और इसका रूप बच गया है अवलोकन का, उसे बोलते हैं सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन किसे कहते हैं? सामूहिक अवलोकन वह प्रविधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा ना किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है, इसे हम सामूहिक अवलोकन कहते हैं। अंत में हम अवलोकन की उपयोगिता और अवलोकन की सीमाएं या दोष की भी परिचर्चा आपको करते हैं। अवलोकन के गुण। अवलोकन एक सरल एवं प्राथमिक पद्धति है। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न प्रविधियों में से अवलोकन सबसे सरल प्रविधि है, क्योंकि अन्य प्रविधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आया है, अतः यह एक प्राथमिक प्रविधि भी है। दूसरा जब इसका गुण है
यथार्थता एवं विश्वसनीयता। चूंकि अवलोकन पद्धति में अध्ययनकर्ता दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं को अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय एवं यथार्थ है। तीसरा, प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने और समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभव में वृद्धि होती है और उसकी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके फलस्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्राकल्पनाओं का निर्माण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। चौथा है सर्वाधिक प्रचलित प्रविधि। सामाजिक अनुसंधान के लिए प्रचलित विभिन्न प्रविधियों में सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय पद्धति के रूप में इसका प्रचलन है। और पांचवा है सत्यापन की सुविधा। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यापन एवं परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक घटना को कई बार घटते देख सकता है। और छठा है निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है, अतः हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और प्राकल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। अब हम इसकी दोषों की चर्चा करते हैं। तो पहला दोष है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों विशेषकर नेत्रों द्वारा किया जाता है। अवलोकन किसके द्वारा किया जाता है? नेत्र के द्वारा, जिसकी शक्ति अचूक नहीं है। ये कई बार विविधतापूर्ण, अनिश्चित एवं पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती है। हमारे नेत्र तथा कान कुछ विशेष दशाओं की ओर शीघ्र आकर्षित होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। दूसरा, व्यवहार की कृत्रिमता। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, यानी लोगों को ये पता चले कि भाई हमारे व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और हमारा अध्ययन दोषपूर्ण हो जाता है। और तीसरा है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर निर्भर करता है, यानी पूर्ण अवलोकनकर्ता पर निर्भर करता है। निर्वचन में उसके विचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं संस्कृतियों का भी प्रभाव पड़ता है, अतः अध्ययन के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो जाते हैं। और कुछ अध्ययनों में भी ये अनुपयुक्त है। ऐसी घटनाएं जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन आदि जो अवलोकन के अवसर नहीं देती। पीवी यंग लिखते हैं, सभी घटनाओं का निरीक्षण हो सकता है, सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहाँ उपस्थित भी नहीं होता है और न ही विभिन्न अवलोकन की विधियों द्वारा सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आज हमने अवलोकन जो टॉपिक है उसकी सारी जो भी हमारे सिलेबस में है उसकी परिचर्चा की है और अवलोकन के बारे में सब कुछ आपको हमने बता दिया है। धन्यवाद।